हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा सेशन स्टार्ट होगा ईवीएस का। ईवीएस के अंतर्गत हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं और अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। संभावित सही कारण क्या है, इसको बताना है। हमारा ऑप्शन पहला है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। ऑप्शन नंबर सी, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टोटियां लगी हैं। ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या होगा। अब देखते हैं, ए में दिया है सी और डी और ऑप्शन बी में दिया है ए, बी और डी। ऑप्शन सी में दिया है ए, बी और सी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बी, सी और डी। तो ऊपर जो चार कथन दिए हैं, इन चारों कथन में से कौन कौन सा कारण हो सकता है हमारा कुआं के सूखने का संभावित कारण। ठीक है, तो हमारा कथन नंबर 1 जो है, जो इसका संभावित कारण होगा, क्योंकि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं हो रहा है, तो इसके कारण भी मतलब कुआं सूखने की संभावित कारण है। दूसरा कारण है, कुएं, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार और सीमेंट से ढक दी गई है, इसकी वजह से भी सूखने के कारण है। बट तीसरा कारण हमारा कोई भी संभावित कारण नहीं लग रहा है जिससे कुआं सूख रही है, क्योंकि क्या कह रहा है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि घर में टोटियां लग गई है। तो टोटियां लग गई, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि कुआं सूख रहा है उससे। नेक्स्ट कथन है हमारा, भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। हाँ, तो ये भी हमारा संभावित कारण है कुओं के सूखने के। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या होगा सही, सो बताइए आप लोग, क्योंकि इतना तो हम कर दिए, अब तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा इसमें। हाँ, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी, क्योंकि बी हमारा सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है, सो बताइए। तो पहला है ऑप्शन हमारे, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो क्या होगा, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, मतलब अलग विषय के रूप में नहीं, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन जो जिसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सबको जोड़कर एक साथ पढ़ाया जाता है, समग्र रूप से पढ़ाया जाता है। इसमें अलग अलग विषय 1 से 5 तक जो हम बच्चे को पर्यावरण की शिक्षा देते हैं, इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन हमसे क्यों पूछ रहा है कि अलग अलग विषय के रूप में क्यों नहीं रखा गया, जैसे कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में क्यों नहीं रखा गया है पर्यावरण को। तो इसलिए क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे जो है, जो अपने परिवेश को एक समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए शहरों में से एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं कहाँ। ऑप्शन नंबर ए बर्लिन, ऑप्शन नंबर बी थिम्पू, ऑप्शन नंबर सी काबुल, ऑप्शन नंबर डी अबू धाबी। तो अबू धाबी ही हमारा जवाब होगा। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी नोट्स में
डील किया है। आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखें जिन लोगों ने एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? सो पूछ रहा है, तो क्यों किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के स्थानिक परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी, विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। क्या जवाब होगा हमारा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्योंकि बच्चों का जो स्थानिक परिवेश है, परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए इसको अलग अलग थीम में प्रस्तावित किया गया, विषयों को अलग अलग थीम में प्रस्तावित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, हम चीज कैसे बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, काम और खेल। ऑप्शन नंबर सी, भोजन। ऑप्शन नंबर डी, आवास। क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि थीम नहीं है, 6 थीम दिया है, 6 थीम दिया गया है और 6 थीम है और 4 उप थीम है, ठीक ना। तो 6 थीम जो दिया गया है, 6 थीम में से इसमें से कौन है जो एक थीम नहीं है? तो हमारा जो होगा इसका आंसर क्या होगा 65 का? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, ये हमारा थीम नहीं है। ये क्या है? तो ये उपथीम के अंतर्गत आता है। हम चीज कैसे बनाते हैं, भोजन, आवास, जल, ये सब जो भी है ना, ये थीम है। 6 थीम और 4 उपथीम दिया गया है। तो हमारा थीम क्या नहीं है? तो काम और खेल जो है, जो हमारा थीम नहीं है, उपथीम है। ठीक है, आप लोग अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है, नोट्स वाले वीडियो को, तो देखिए सारा क्वेश्चन जो है, जो एनसीईआरटी बुक से पूछता है, सबको डील किया गया, सब मिलेगा आपको। तो उस वीडियो को आप लोग देखिए, जरूर देखिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में क्या सच है सो बताना है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है? बिल्कुल नहीं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के, ऑप्शन नंबर बी है, कक्षा 1 और कक्षा 2 के में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। भी गलत है ऑप्शन हमारा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, सही है। बट नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि भाषा और गणित दोनों के माध्यम से किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन के ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्या, उसको देखते हैं। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। कथन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। कथन नंबर डी, पर्यावरण के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। और ऑप्शन नंबर हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है केवल ए, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है केवल ए और डी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है डी। तो क्या होगा बताइए? हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ए, सी और डी तीनों कथन आएंगे। क्योंकि क्या कह रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तो जरूरी नहीं बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, जरूरी नहीं है कि हम जबरदस्ती के उसके ज्ञान को, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ ही दें। हो सकता है दो चीज़ों पे अलग अलग अनुभव हो सकता है, बच्चे अपना अलग से तथ्य रख सकते हैं और शिक्षक अलग से, तो इसको जोड़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर सिखाना। तो ये सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कथन है हमारा ऑप्शन नंबर कथन डी, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो सही बात है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कथन नंबर डी। तो ए, सी और डी हमारा सही जवाब होगा।
देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों को ज्ञान से जोड़ना, ठीक है कि ज्ञान से जोड़ना जरूरी है, बट ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें जो है जो ए, सी और डी में कही गई है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। ऑप्शन नंबर बी कक्षा निर्देशन। ऑप्शन नंबर सी किस्से कहानियां। ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक का पठन। तो किस्से कहानियों के द्वारा हम बच्चे को मतलब क्या कहें, जोड़ने की प्रभावशाली, मतलब किसी भी चीज़ को प्रभावशाली तरीके से प्रेजेंट करने के लिए किस्से कहानी के माध्यम से हम समझा सकते हैं। हमारा बच्चा 1 to 5 का है तो उसको किस्से कहानी के माध्यम से कोई भी चीज़ को अच्छे से समझाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो जवाब भी हमारा निगेटिव होगा। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देते हैं, तो हमारा सही है, पॉजिटिव आंसर है। हमसे निगेटिव आंसर पूछ रहा है तो ये हमारा नहीं होगा इसमें। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, तो हमारा निगेटिव है। आई थिंक यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पहले, पर्यावरण अध्ययन की प्रवृत्ति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। तो हमारा इसका जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। हाँ, हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी ही होगा, सही है, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा जवाब भी निगेटिव होगा। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है, बट हमसे निगेटिव पूछ रहा है तो हम निगेटिव आंसर लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, बार बार हम एक चीज़ को दोहरा रहे हैं ताकि आप लोग गलती नहीं कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य डैश है। बच्चों के प्रक्रिया कौशल का आकलन। कथन नंबर बी बच्चों को खोजने का अवसर देना। कथन नंबर सी बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। कथन नंबर डी बच्चों को उनके सीखने की गति का आधार विभेद करना। बताइए क्या होगा। ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन में है बी, सी और डी, बी में है ए, बी और सी ऑप्शन में है केवल डी ऑप्शन में केवल सी। तो क्या जवाब होगा, तो हमारा जवाब क्या होगा इसका बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, ए, बी और सी, क्योंकि बच्चों के प्रक्रिया कौशल का आकलन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे क्या पूछ रहा है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन कराने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है हमारा, बच्चों के प्रक्रिया कौशल का आकलन करना। दूसरा उद्देश्य है हमारा बच्चों को खोजने का अवसर देना। और तीसरा उद्देश्य है हमारा कि बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, सो बताइए आप लोग। तो हमारा जवाब होगा कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पहले हम क्वेश्चन को देख ले फिर ने जवाब की बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि कथन है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, कथन नंबर बी, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। कथन नंबर सी, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। कथन नंबर डी, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर ए में है बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर बी में है सी और डी। ऑप्शन नंबर सी में है बी और सी। ऑप्शन नंबर डी में है ए, बी और सी। बताइए क्या जवाब होगा इसका हमारा। इसका जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी, क्योंकि क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों,
तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है पाठ्य पुस्तक अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक के स्रोत नहीं हो सकते हैं, इसके अलावा अन्य स्रोत से भी हमें जानकारी मिल सकती है, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास, तो ये भी होगा। और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या कह रहा है कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा 71 का जो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होता है? नहीं होता है, निगेटिव पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए याद करना, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर सी न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन नंबर डी सहभागिता। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका? याद करना, यही निगेटिव है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के अवसर देना चाहिए। स्व आकलन, स्व आकलन क्या है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन। तो हमारा जवाब जो होगा जो सीखने के समान, स्व आकलन क्या है? सीखने के समान आकलन, यही हमारा स्व आकलन कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, तो देखते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनके प्रयोगों से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, बताइए। कथन ए है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, सही है भाई। यह बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया को सुधार करता है, सही है। कथन नंबर सी है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है। देखते हैं क्या है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, तो जरूरी नहीं है, ये दोनों नहीं होगा। देखते हैं हमारा ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन नंबर ए में ए और सी, ऑप्शन नंबर बी में केवल बी और डी, ऑप्शन नंबर सी में केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर डी में सी और डी। तो हमारा जवाब क्या है? ए और बी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाओं से जोड़ना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, प्रवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो बताइए, निगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव पूछ रहा है? क्वेश्चन हमारा निगेटिव है, ठीक है ना, कि क्या पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो प्रवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना ही हमारा जवाब होगा कि निगेटिव है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतों का बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी केवल ए और बी, ऑप्शन सी केवल डी, ऑप्शन डी ए बी और सी। तो हमारा जवाब होगा ए बी और सी, क्योंकि क्या कह रहा है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो आकलन जो है बच्चों में आकलन जो है चित्र पढ़ने के द्वारा होता है, जिसमें अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण सब आएगा, तो हमारा यही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? जांच सूची, अधिविन्यास, लिखित प्रश्न और अवलोकन। तो क्या जवाब होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा अवलोकन। नेक्स्ट देखते हैं झूम खेती। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ही छोड़ देते हैं, तो ये हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए झूम खेती में क्या होता है ना कि एक फसल का जो ये हो जाता है, जैसे एक फसल उपजाने के बाद ना जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं क्या है हमारा, एक मिनट दीजिए। हाँ, नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा क्या है कि इस जगह
जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ कर जला देते। तो ये हमारा गलत कथन है, उखाड़ते नहीं हैं, उसको गिरा कर जलाते हैं। वहाँ पे खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। गहरा नहीं जोता जाता है, हल्का सा जोता जाता है। तो ई भी नहीं होगा। तो हमारा जवाब होगा केवल ऑप्शन नंबर बी सी। केवल ऑप्शन नंबर ए में है बी और सी, ऑप्शन नंबर बी में है ए और डी, ऑप्शन नंबर सी में ए है, ऑप्शन नंबर डी में डी है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल ए हमारा सही जवाब है। तो यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया जाता है कि लोगों ने अपने घर पत्थर और मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं और सभी घरों की छतें समतल तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बताया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेशों का भाग है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो क्या जवाब होगा इसका? तो जवाब हमारा होगा जम्मू कश्मीर का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? ऑप्शन नंबर ए नारंगी और लाल, ऑप्शन नंबर बी काला और सफेद, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी और नीला, ऑप्शन नंबर डी हरा और पीला। तो हमारा जवाब होगा काला और सफेद। सही है। ठीक है, क्योंकि जानवर ना हर रंग को रात में जनरली काला और सफेद ही देख पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बार बार कह रहे हैं कि आप लोग एनसीईआरटी नोट्स को पढ़िए। देखिए सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी नोट्स से रिलेटेड है, तो उसको आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा। देखते आगे। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। नेक्स्ट है कथन, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। भी सही है। तो हमारा ए और सी सही है। यहाँ पे केंचुए द्वारा बनाए गए छेद से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सी डी और ए, ऑप्शन नंबर बी में ए और सी, ऑप्शन नंबर सी में ए बी और सी, ऑप्शन नंबर डी में बी सी और डी। तो हमारा जवाब क्या होगा इसका? बताइए आप लोग। ए होगा, क्योंकि ए हमारा सी डी और ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यहाँ पे आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे, ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन को चुनना है। यह तांबे, कॉपर, जास्ता, जिंक तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। यह तांबे, कॉपर तथा टिन का मिश्रण है। तो हमारा जवाब यही पे सही होगा, क्योंकि ये तांबा, कॉपर और टिन का मिश्रण है। नेक्स्ट और देख लेते हैं ऑप्शन। यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। यह पीतल, ब्रॉन्ज और तांबे, कॉपर का मिश्रण है। तो नहीं, हमारा आंसर वही था जो आप लोग बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? बिहार, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है और आप लोग वीडियो को देखे हुए तो आराम से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि केरल में ही नारियल डली हुई और टैपिकोआ जो होता है, टैपियोका, वहाँ पे ही उगाया जाता है। तो करी जो बनती है उस यहाँ केरल में, उसमें नारियल और टैपियोका को मिलाकर बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ऑप्शन नंबर बी दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। ऑप्शन नंबर सी दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। ऑप्शन नंबर डी
होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। और तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती ये सब पूर्णिमा को मनाया जाता है। दिवाली क्या है, हमारा अमावस्या को मनाया जाता है, तो दिवाली दोनों में तो ऐसे ही नहीं होगा। फिर महाशिवरात्रि भी हम क्या कहते हैं, त्रयोदशी को मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि यही तीनों है जो क्या कहते हैं, पूर्णिमा को मनाया जाता है।